Hello guys, my name is Saddam Leonardo Cap and welcome to another lecture on Griffith's electrodynamics. Today's topic is continuous charge distribution. तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। और आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है अपने आप में। इससे पहले हमने कवर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और उससे पिछले वाले वीडियो में हमने काफ़ी लंबी चौड़ी विस्तार में ये बात किया कि ग्रिफिथ्स बुक हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो अगर अब तक आपने वो चेकआउट नहीं किया तो आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए। अगर आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स वीक है और आप चाहते हैं कि आपकी फिजिक्स अच्छी हो, क्लासिकल मैकेनिक्स अच्छी हो, तो मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है क्लेपनर एंड कोलेंको बुक से, जो कि आप जानते हैं काफ़ी अच्छी बुक है क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। आइए शुरू करते हैं हम अपने आज के वीडियो को। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले हम ये पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं हम कुछ बॉडीज़ के, सपोज़ कि आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप के बॉडी हैं, बेसिकली उसमें जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, बिलियन ट्रिलियन, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। तो हम जब इस तरह के बॉडीज़ को देखते हैं जहाँ पे एटम्स की जो नंबर है वो बिलियन ट्रिलियन में होती है, तो हम ये देखते हैं कि मेरे को वो जो सिस्टम है वो कंटिन्यूस टाइप के सिस्टम की तरह बिहेव करता है। जो भी सोर्सेस हैं, मीन्स एटम्स के पास क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर बिलियन ट्रिलियन हो तो हम ये मानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस सिस्टम में होंगे वो काफ़ी आसपास होंगे, और इन सम सेंस के वी कैन नॉट जो भी चार्जेज हैं हम उसे गिन नहीं सकते हैं। जब हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो हम उस केस में हम ये कहते हैं कि जो सिस्टम है वो क्या है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, कंटिन्यूस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। सो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब ये कॉन्सेप्ट आ गया कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास काम होता है कि अच्छा ये बताएं तो हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो कंटिन्यूस चार्ज के लिए हमें निकालना कैसे है, तो हम यहाँ देखते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4πε Q/r², और r हैट हमने लिख दिया। डेट इज़ द सिंपल डेफिनेशन और स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं तो हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे चार्जेस को हम सम कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर आई, जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। बेसिकली हर एक चार्ज के लिए आपकी जो डिस्टेंस है वो कहाँ है, तो इसलिए हम यहाँ कर दिए QI/RI²। ओके, और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम हियर टू हियर, हम उसे कहेंगे कि दिस इज़ अगेन कि आप यहाँ से यहाँ कौन सी डिस्टेंस में आप जा रहे हैं, इट इज़ QI/RI²। आर आई हैट आई है वो 1 से शुरू होकर n तक जाता है, और n हमारी क्या हो गई, इन्फिनिट हो गई। तब हम क्या कर सकते हैं, मीन्स कि अब हमारे पास सिस्टम में जो है वो कंटिन्यूस की डेफिनेशन आ गई। देयरफॉर आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एज 1/4πε इंटीग्रल डी क्यू, यानी कि सोर्स अगर आप मान लीजिए कि वो इन्फिनिटेसिमल है, और आप ये अस्यूम कर लें कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होंगी, r² एंड देन सम r हैट। तो ये हमारी एक डेफिनेशन बन जाती है इन द कंटिन्यूअस बॉडी। तो कंटिन्यूअस बॉडी में हमारी जो चीज़ें आती है वो बहुत ही सिंप्लीफाई तो नहीं होती है, वो बहुत ही थोड़ा टेढ़ा मेरा हो जाता है कि यार करे तो करे कैसे, किस तरह से काम होंगी। तो बिकॉज दिस इज अगेन अ सुपरपोजिशन लॉ। ये जो हमारी चीज़ थी इक्वेशन नंबर 1, ये सुपरपोजिशन था, और उसे हमने क्या कर दिया, n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए हमने एक डेफिनेशन बना दिया फॉर कंटिन्यूस बॉडी। अब आप बोल सकते हैं कि जैसा कि हम स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग को मान लीजिए आप 1 डायमेंशन को मान लीजिए, या फिर आपके पास कोई सरफेस होते हैं, सरफेस लाइक डिस्क, या आपके पास कोई भी सरफेस होता है जो सरफेस ओनली लेते हैं, हम पूरा वॉल्यूम नहीं लेते हैं, इस तरह कोई सरफेस है, और मान लीजिए सरफेस पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सरफेस जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो हम ये मान लेते हैं कि अभी जिस तरह से हम 3D सिस्टम में है, तो ये सरफेस जो हो गई आपकी 2D सरफेस हो गई। तो डिस्क मान लीजिए, या फिर आप कंसिडर कर सकते हैं स्फेयर का जो सरफेस है एंड सिलेंडर का सरफेस है, वी आर कंसिडरिंग इट एज अ 2D सरफेस। सिमिलरली हमारे पास हो सकता है क्या, पूरे वॉल्यूम में ही क्यों ना चार्ज हो सकता है, जस्ट लाइक दिस वन या दिस वन। आपके अंदर भी चार्ज होगा, बाहर भी चार्ज है, सरफेस में भी है, इनसाइड भी है। ओके, सो दिस इज अगेन ऑल्सो पॉसिबिलिटी। देयरफॉर वॉल्यूम में क्या आ गया मेरा, स्फेयर आ गया, सिलेंडर आ गया, या कोई भी ऐसी बॉडी जो काइंड ऑफ 3 डायमेंशन हो, इस तरह की बॉडी। तो सवाल ये है कि अगर हमारे पास 3D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब हम उस
तो उस चीज़ में, क्योंकि हमारे पास तो कुछ बॉडीज़ हैं, तो उस केस में हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस थिंग। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो अगर हम बात करते हैं वन डायमेंशन की, तो वन डायमेंशन में हम ये कहेंगे कि कोई एक लाइन होगा, डेट इज कॉल्ड वन डायमेंशन, और इसकी जो इसमें सिर्फ क्या होगा, एक पर्टिकुलर लेंथ होगा, देयर इज नो विड्थ एंड नो हाइट। सो दिस इज काइंड ऑफ अ 1D, और इस पे मेरा क्या हो गया, काफ़ी सारे चार्जेस रखे हुए हैं। तो हम यहाँ ये ले सकते हैं कि पहले सबसे पहली बात जो हमने फॉर्मूला को देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के 1/4πε0 को मैं के से रिप्रेजेंट करता हूँ अभी के टाइम में, ओवर डी क्यू ओवर सम डिस्टेंस एन टू डी आर हैट, और सॉरी आर हैट, सॉरी, तो इसे हमें लिखना है आर हैट। वेल हमारे पास तो ये है, पर हम वो लेंथ के लिए क्या निकाले, वन डायमेंशन के लिए क्या निकाले? तो बेसिकली आप ये कहते हैं कि आप जो इंटीग्रेशन हो रही है वो सोर्स पे हो रही है, मीन्स डी क्यू पे इंटीग्रेशन हो रही है, ना ही वो इंटीग्रेशन आर पे इन्वॉल्व है, ना ही यूनिट डिस्टेंस पे इन्वॉल्व है। मीन्स कि अगर आपको इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप बोलोगे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले, मे बी कोई आर डिस्टेंस पे है, तो आप ये नहीं देखोगे कि इस पे कोई इंटीग्रेशन नहीं है, जो भी इंटीग्रेशन है वो इस पे इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये सोचना है कि आपको एक छोटा सा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मे बी कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हमने ले लिया, इसका एक छोटा सा हिस्सा जिसे हमने नाम दिया डी क्यू को, तो डी क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं फॉर वन डायमेंशन? तो उसे हम लिखने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, डी क्यू इज इक्वल टू, मान लीजिए कि इस पर कोई डेंसिटी होगी, तो डेंसिटी क्या होगी, वन डायमेंशन होगी। वन डायमेंशन को हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर सम लेंथ, लेट्स से डी एल, बिकॉज डेंसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है बाई डिस्टेंस टू डिस्टेंस। तो डी क्यू, अगर इस पूरे के पूरे में छोटे से के अगर मेरे को पता है कि इसका डेंसिटी क्या होगा, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके पूरे का पूरा डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये कहा कि अगर आपको एक छोटा सा लेंथ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि डी क्यू कितना होगा, उस पर चार्ज कितना है, तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सिंपल लैम्डा निकाल सकते हैं। सो डी क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स डी एल, और हमारी ये एजम्पशन है कि ये थ्रू आउट द बॉडी इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। मीन्स कि लैम्डा जो है वो आपका डिस्टेंस का रिलेशन में नहीं आता। वैसे हम कर भी सकते हैं कि डिस्टेंस का रिलेशन बना सकते हैं, बट हमने ये अस्यूम किया कि लैम्डा इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी। सो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। अब डी एल क्या है, डी एल जो है वो इसी बॉडी पे है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में ले सकता हूँ इस केस में लैम्डा टाइम्स डी एल, और डी एल जो है वो क्या हो रही है, बॉडी पे ही इंटीग्रेशन हो रही है। मीन्स कि वो बॉडी पे, यानी कि जहाँ पे चार्ज है वहाँ, जिस डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं उससे कोई लेना देना उसका है नहीं, आर हैट। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो गई। तो इन द केस ऑफ वन डायमेंशन दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारी डेंसिटी मेरे को निकालना है, डेंसिटी निकालने के बाद हमें बस इंटीग्रेट करना है कहाँ से वो कहाँ जा रहा है। सिमिलरली फॉर टू डायमेंशन केस विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि हमारे पास कोई एक आर्बिट्रेरी सरफेस है और सरफेस में हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ दी हुई है, सपोज यहाँ है। तो हमारी जो फॉर्मूला पहले हम वो लिख लेते हैं के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर आर हैट। ओके, अब ये सरफेस है, सरफेस का क्या होगा, कुछ एरिया होगा। तो मैंने यहाँ माप लिया कि चलो भाई ठीक है, यहाँ मैंने काट लिया कुछ डी क्यू। ओके, सो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा फिर, तो मैं मान लेता हूँ कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या, सिग्मा है। सिग्मा इज वी आर एक्चुअली डोनेटिंग बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा वी कॉल सरफेस चार्ज डेंसिटी। So we have surface charge density sigma. Sigma is nothing but dq over dA. So एक छोटा सा मैंने स्पेस का जो एरिया है वो कट कर लिया, that is dA, and we have some few charge that is dq. So dq is sigma times dA. अब जो ये जो a है वो जो है एरिया वेक्टर है। ये एरिया वेक्टर कहाँ है, ये एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेट अस से दिस इज माय r hat. So sigma times dA, and dA is your vector again, one of the again vector. तो ये dA वेक्टर किस तरफ है, dA वेक्टर will always be perpendicular to the surface. ये जो सरफेस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो अभी के लिए फिलहाल हम लिख सकते हैं यहाँ पे k dq is sigma times dA which is very vector and r square r hat. अब आप ये बोलोगे कि भाई जो चार्जेस होती हैं उनको इस वेक्टर से क्या लेना देना है, इससे क्या मतलब है। तो
बेसिकली हमें कोई मतलब नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आप डिस्टेंस निकालोगे वो उसमें चला जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि डेट इज़ डी ए, आप वेक्टर मत लिखो, डेट इज़ एरिया। और बेसिकली एरिया क्या होती है, एक एरिया वेक्टर होती है, तो हमने लिखा है इसको बिकॉज चार्ज जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ अगर वेक्टर करेंगे तो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, सो वी मेक इट एज इफ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप लिख सकते हो डी ए वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए एंड सम कंपोनेंट्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस लाइक आर हेड। और एक मज़े की बात यह है कि हमारे पास मैक्सिमम जो बॉडीज़ होंगी उसमें क्या होगा, जो सरफेस जिस तरह की बनी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरह से कॉन्साइड करेगी। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी ए वैक्टर टाइम्स मे बी सम लेस से एन हेड। अब ये जो है ये क्या होगी आपकी एन हेड डॉट आर हेड, इसमें आ जाएगा। वी कैन राइट हियर के सिग्मा डी ए ओवर आर स्क्वायर एन हेड टाइम्स आर हेड। सो कभी कभी क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा सरफेस मिल गया, जैसे कि ये हमारा सरफेस का परपेंडिकुलर आर हेड है, और कभी ये होगा कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकालना पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है मे बी ये आर हेड, मैंने ये मान लिया। तो आप देखिए इनके बीच क्या हुआ, एक एंगल फॉर्म हुआ। तो जो एरिया वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहाँ है, वो तो इस तरफ है, हर जगह इस तरफ होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड अब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालने के लिए कहा है, तब इसके बीच ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द केस, मान लीजिए कि आपके पास एक स्फेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इसके रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन के प्रोपोर्शनल होती है, मीन्स सेम टू सेम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली ये जो होंगे वो मिल जाएंगे मेरे को, 1 मिल जाएंगे। ओके, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, आर हेड की तरफ ही है। तो उस केस में हमें वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ होगा ये कहाँ नहीं होगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इसको अगर मैं समराइज़ करूँ कि क्या होगा अगर आप एक काम करो, आप ये काम करो कि डी क्यू को ही आप एक वो बना लो, डी क्यू टाइम्स आर हेड लिखा लो और उसी को आप वेक्टर बना लो। तो डेट इज अ डिफरेंट इशू। ओके, वेक्टर को हम एक अलग तरह से देख सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द फंडा कि अगर ये दोनों सेम तरह से हो जाएंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दोगे ये आर हेड की तरफ है। अगर नहीं हुआ तो एक कॉस थीटा का जो है वो टर्म आ जाएगा विद समथिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो इन हायर फिजिक्स जब हम बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों की एक्सपेक्टेशन करेंगे तब ये फॉर्मूला हमारा काम आता है। बेसिकली ये आपको बुक में मिलेगा नहीं। ओके, थर्ड आता है हमारे पास, अगर मेरे पास 3D केस आया तब हम क्या करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेन मैं फॉर्मूला लिखूंगा डी क्यू ओवर आर स्क्वायर आर हेड। तो मेरे पास डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मेरे पास मान लीजिए कोई एक वॉल्यूम होगी और कुछ इस तरह का वॉल्यूम है मेरे पास। तो वॉल्यूम का क्या होगा, मैंने एक छोटा चार्ज काट लेना है वॉल्यूम का, डेट इज़ डी क्यू। ओके, तो उसे हम लिख सकते हैं कि डी वी, ये आ गया मेरा छोटा सा वॉल्यूम। तो इसके बीच क्या होगा, डेंसिटी होगा, जिससे हम दिखाते हैं रो से। तो रो अगर मैंने लिख दिया तो डेट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम डेंसिटी। सो वॉल्यूम डेंसिटी इज नथिंग बट डी क्यू ओवर डी वी। ओके, सो डी क्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पर के डी क्यू इज डी रो, सॉरी डी रो नहीं होगा, रो टाइम्स डी वी ओवर आर स्क्वायर। और जिस पॉइंट पे हमें निकालना है डेट इज योर इलेक्ट्रिक विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो दिस इज द वे वी आर एक्चुअली डीलिंग विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। तो रो इंटू डी वी बाई आर स्क्वायर। अब बात बहुत ही हम इंटरेस्टिंग की करने वाले हैं कि ये तो बस एक चीज़ हो गया कि मैंने ऐसा कुछ दे दिया, बट हम इसको जो है ना एक अच्छे वे में समझना चाहते हैं। अब आप बोलोगे यार ये किस तरह का वे में आप समझना चाहते हैं, हम इसे कोऑर्डिनेट वे में समझना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट में इसको हम किस तरह से समझें। तो बेसिकली आपको एक ओवरव्यू पता चल गया कि किस तरह से हम डी क्यू को जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो मेरा डी क्यू पे आएगा। अब जरा इसको टेक्निकलिटीज़ देखते हैं कि इसके टेक्निकलिटीज़ में क्या पंगा है या फिर हम इसे किस तरह से देख सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ ड्रॉ करके रखा हुआ है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने ड्रॉ कर रखा है और उसमें से हमने लिख रखा है कि एक सोर्स चार्ज कहीं पर है। तो वेक्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो हमें पहले ये लोकेट करना होता है कि भाई आप किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हो। तो बेसिकली अगर हम 3D में है तो ये 3D मेरा सिस्टम है, मैंने बस एक्स वाई कर रखा और डेट इज़ योर मे बी जेड। और एक स्पेस में हमारे पास क्या कुछ सोर्स चार्ज है। अब सोर्स चार्ज में कुछ भी होता है, ये मैंने क्यों बना रखा है, इट्स लाइक एनी आर्बिट्री बॉडी। ओके, तो इसमें पहले हमें ये दिखाना पड़ता है कि हमारा जो सोर्स है वो कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है। तो दिस लोकेशन इज ऑलवेज गिवन बाय दिस आर डैश।
ओके, तो मैंने यहाँ पे दे रखा है कि डी क्यू जो है वो क्या है, डी क्यू हम कहें या फिर क्यू कहें, वो फंक्शन है किसका, आर प्राइम का है, बिकॉज आर प्राइम से हमने उसे डोनेट कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, उस जो पॉइंट पी है, वो पॉइंट पी जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जानते हैं, वो क्या है, फंक्शन है आर का। कहने का मतलब ये कि आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, आर डिस्टेंस अपार्ट, देयर इज अ पॉइंट वेयर विच इन विच वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द पॉइंट इज दैट अगर चार्ज मेरा इस पॉइंट पे है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगा, मेरे को ज़रूरत तो नहीं कि इसका लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में हम किस तरह से लिखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखने के लिए यहाँ मैंने ये क्या है, मैंने पूरा कंप्लीट वेक्टर मैंने लिखा है। ओके, तो ये हमारी क्या होगी, क्यू होगी, तो हम इसे लिखेंगे डी क्यू प्राइम। ओके, बिकॉज डी क्यू प्राइम इज डिनोटिंग एज डी क्यू विच इज अ फंक्शन ऑफ आर हैट। ओके, सो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर के डी क्यू प्राइम ओवर, नाउ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ देखना, ये आर है, सोर्स से हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ना कि ओरिजिन से हम निकालते हैं। तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, मेरा आर, सो ये हो गया मेरा आर स्क्वायर, मीन्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इनटू, अब हम यहाँ देखेंगे कि ये किस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली यहाँ ही निकलेगा, तो ये किस डायरेक्शन में है, आर हैट। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। ये बहुत टाइम पूछे जाते हैं और ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डी क्यू प्राइम मैंने क्या लिखा, डी क्यू प्राइम सोच दैट डी क्यू इज अ फंक्शन ऑफ आर प्राइम। अब बात ये कर रहे हैं कि अच्छा ये आर तो मैंने इटैलिक आर लिख दिया, दिस इज योर इटैलिक आर, बट मेरे को निकालना है इस वाले में आर डैश या आर में निकालना है कि इस वाले में कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यार इट इज अगेन इट्स वेरी सिंपल। और इसको भी अगर आप सिर्फ वेक्टर में लिखना चाहते हैं, देयर शुड नॉट बी एनी यूनिट वेक्टर, तो आप लिख सकते हैं इसको आर वेक्टर इज सम मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड देन आर हैट। तो आर हैट को मैं रिप्लेस इस तरह से कर सकता हूँ, डी क्यू प्राइम ओवर आर स्क्वायर, आर हैट इज अगेन आर वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सो ये क्या हो जाएगा, मेरा क्यूब बन जाएगा, डी क्यू प्राइम के इज हियर आर क्यूब आर वेक्टर। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बिकॉज इन IIT जैम और दिस इन सब में ये फॉर्म पूछे जाते हैं और कभी कभी जो आपकी रिलेशन है वो कंप्लीट इसमें दी हुई रहेगी। बट हमें इसका ट्रांसफॉर्म करना है इन सब लैंग्वेज में कि अगर क्या होगा, हम ये ऑरिजिन से कंसीडर करना चाहते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, आप ट्रायंगल रूल फॉलो करो, आप ये फॉलो कर सकते हैं। मैं गया आर हेड से, जीरो से मैं आर हेड गया और आर हेड से मैं आर वेक्टर की तरफ गया, दिस वन, और मुझे यहाँ से ये मिल गया, एक पॉइंट पी पे आर वेक्टर मिल गया। तो इटैलिक आर को मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर माइनस आर हेड, सॉरी ये मैग्नीट्यूड तो नहीं आएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाय डेफिनेशन में क्या यूज़ कर सकता हूँ, डी क्यू प्राइम ओवर आर स्क्वायर इज नथिंग बट, देखिए मैं यहाँ भी गलत लिख दिया हूँ, ये आ गई। सो मैं इसे लिख सकता हूँ आर वेक्टर माइनस आर हैट। ओके, और इसकी जो पूरी मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी सिंपल, आप लिख सकते हैं आर हैट। ओके, अब आर हैट को आप लिखें इसके टर्म में कि ये एक आपने एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है, बट थिंग इज दैट दिस वन इज इनफ, दैट इज द इनफ थिंग, आर वेक्टर माइनस आर हैट is enough. So this is your electric field. This is the definition of electric field in terms of r hat and r vector. Got it? तो ये एक हमारी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी आ गई। अब हम इसी तरह से इस पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वन डायमेंशन इज इक्वल टू के लैम्डा। अब यहाँ मैं लिखा दूंगा आर हैट, क्योंकि मैंने ये कहा आर प्राइम ओवर, ये मैंने कह दिया इसे आर स्क्वायर्ड लैम्डा इंटू डी एल, डी एल को मैं क्या करूँगा डी आर प्राइम आर वेक्टर। ये कंप्लीट डेफिनेशन किस में होगी, आपकी वेक्टर में होगी। 2D में मैं लगा सकता हूँ ई वेक्टर इज इक्वल टू के, अब मैं क्या करूँगा यहाँ सिग्मा विच इज़ अगेन आर हैट ओवर आर स्क्वायर। अब ये क्या आएगा, ये आपके आएगा आर हैट एंड डी ए टाइम्स, बिकॉज ये किस तरह का सरफेस है उसका एक पूरा एक क्या आएगा परपेंडिकुलर आएगा, तो आप बस उसका एरिया निकाल लें और बाकी वो आर हेड अपने आप में देख लिया कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी। सो ये आर ये हमेशा रेडियल होगा, ठीक है। नाउ इन 3D सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आर वेक्टर इज के, सिग्मा को हम क्या ले सकते हैं रो अगेन विच इज आर प्राइम का फंक्शन आएगा
आर स्क्वायर आएगा, और यहाँ मैं कर दूंगा डी वी प्राइम एंड आर हैट। तुम भी इसमें क्या हो जाओ, आर हैट में जाओ। तो दिस इज द बेसिकली द डेफिनेशन फॉर कंटिन्यूअस बॉडी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट सिस्टम के। अब हमें पता चल गया कि इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली कहाँ पे हो रहा है, वो सोर्स चार्ज पे हो रहा है, कि सोर्स चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। अगर हमें वो पता चल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। इसी के बेस पर हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 1, और एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है ये, ऐसा कोई खास बात नहीं। मतलब मान ले कि एक हमारे पास रॉड है जो कंटिन्यूस बॉडी है, यहाँ इसकी कंसिडर करते हैं हम लेंथ 2L, तो ये आ गई आपकी LL, और यहाँ मैंने मान लिया ओरिजिन यहाँ पर है, और इस पर कुछ चार्ज आपकी आ गई, क्या कोई चार्ज है, ओके। तो ये मैंने मान लिया ओरिजिन। अब हम ये कर लेते हैं कि इस पर कुछ चार्जेस हैं, तो इसे रेड डॉट से दिखाते हैं, और इसकी वजह से आपको एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि पॉइंट पी पर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू continuous charge distribution for a rod। assuming first assumption हम ये लेते हैं, पहले assumption ये लेते हैं कि this rod is one dimension, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाएगी। तो हमें पहले ये निकालना है कि अच्छा ये डी क्यू प्राइम भाई क्या होगा, क्योंकि ये मैंने मान लिया कि ये डी क्यू प्राइम वाला है, तो डी क्यू इज मैंने क्या मान लिया, लैम्डा इंटू डी आर हैट मान लेता मैंने, बिकॉज जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट में किया, डी आर हैट इसके लिए क्या हो गया। तो भाई साहब मैंने ये कहा कि एक पॉइंट पर जो है ना, एक पॉइंट पर मान लीजिए कि एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, ये क्या हो गया, मैंने डी एक्स काट लिया, और इस पे जो है वो चार्ज कितना है, वो डी क्यू चार्ज है। सो डी क्यू आप प्राइम कर लो, यहाँ पे मैंने क्यू, चलो ठीक है, ये मैंने प्राइम कर दिया, ओके। सो ये आ जाएगा लैम्डा डी एक्स प्राइम, गॉट इट। तो एक एक्स पे हमने डी एक्स प्राइम काट लिया, दैट इज लैम्डा डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। जहाँ हमने चार्ज काटा वहाँ से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं जीरो से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लूँगा, यहाँ से मेरे को मिलना है, क्योंकि यहाँ पे ही हमारी जो है बॉडी रखी हुई है। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं, इस बॉडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ मान लिया, और मैंने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, मेरा आर है, ठीक। तो आप ये मान लो कि इसे क्या कहते हैं, चलो इसे इटैलिक आर कह लेते हैं, क्या ज़रूरत है हमें ऐसे कहने की, इटैलिक आर कह लेते हैं, ओके। तो अब देखने वाली बात यह है कि हम पहले इसकी फॉर्मूले को लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लैम्डा टाइम्स डी एक्स ओवर आर स्क्वायर। इसकी वजह से यहाँ से जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या है, आर स्क्वायर है, और ये मेरी क्या है, आर हैट। चले, ये तो बहुत अच्छी हो गई। अब सवाल ये आ रहा है कि आर हैट जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, आर हैट में है। बट ये जो रॉड है वो काइंड ऑफ आपको ये बताना है पहले कि आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसी है। तो मैंने यही कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया कि ये वाला जो है मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये वाला जो है मेरा वाई है, और ये मेरा एक्स है। तो आप ये बोलेंगे यार एक्स डैश ये मान लिया, चलो ठीक है, ये मैंने मान लिया, कोई बात नहीं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दिस एक्स इज काइंड ऑफ अ लेंथ वन। तो सवाल ये है कि आर जो है एक आर्बिट्री एंगल पे है, आर हेड में रखिए एक आर्बिट्री एंगल पे है। तो मैंने पहले ये अस्यूम कर लेना है कि आर हेड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आर हेड मेरा यहाँ है, एंगल यहाँ बना रहा है, तो बेसिकली ये भी एंगल थीटा होगा। तो चलिए ये मैंने मान लिया, आर हेड यहाँ है, तो आर कॉस थीटा इन एक्स डायरेक्शन, आर मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा इन एक्स डायरेक्शन, आर मैग्नीट्यूड इन साइन थीटा माइनस वाई डायरेक्शन, क्योंकि ये मैंने क्या है माइनस वाई आ गया। सिमिलरली अगर मैंने इसको इस तरफ से काटा तो देखना, तो मेरे को क्या मिलेगा कि मैं यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड गया, एक एंगल यहाँ बन रहा, सेम एंगल मैंने यहाँ बना लिया, सेम एंगल यहाँ बनेगा, तो यहाँ से भी क्या गया, मेरा आर हेड आ गया। तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो सिमिलरली आर हेड अगेन आर कॉस थीटा एक्स हेड पर आर हेड, ये जो माइनस है मैंने माइनस लगा दिया, आर हेड साइन थीटा वाई हेड। तो अब कहने वाली बात बड़ी सिंपल है यहाँ पर कि आर हेड आपके पास दोनों तरफ आया, तो इसके जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, जो कंट्रीब्यूशन आप अगर इसको देखोगे, कंट्रीब्यूशन वाइज अगर हम देखें तो ये जो कंट्रीब्यूशन है वो आप क्या कर रही, कट कर रही है, ओके। तो इसको हम किस तरह से
सजा के लिखें, किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, तो हम पहले ये कहेंगे कि एक जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ ले लिया, दैट इज़ लाइक ई इज इक्वल टू ई वैक्टर इज इक्वल टू डी ई लाइक वैक्टर सम आर हैट। ओके, और ये मान लो आप पॉजिटिव वाले आप ऊपर वाले में गए, आप ये ऊपर वाले में गए, ये ऊपर वाला हाफ मैंने पॉजिटिव लिया और नीचे वाला हाफ मैंने क्या करिए नेगेटिव ले लिया। ठीक है, डी ई पॉजिटिव आर हैट एंड डी ई नेगेटिव आर हैट। बट एक मज़े की बात यह है कि ये जो दोनों चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों सेम है, मतलब कि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें कोई चार्ज अलग तो है नहीं, तो इसकी मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम तो आने वाली है नहीं। और ये सॉरी ये मैंने वेक्टर तो दे नहीं सकता बिकॉज ये डी ई मैंने कर दिया ये बिकॉज ऑफ फील्ड, तो प्लस और माइनस का कोई मतलब बनता नहीं है। और मैं ये कहूँ कि बिकॉज चार्जेस जो हैं वो दोनों तरफ प्लस और माइनस दोनों तरफ सेम है, यानी एक ही चार्ज है, तो मैंने मान लिया ये डी ई है, तो डी ई मैंने मान लिया। अब पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे आएगा मेरा आर कॉस थीटा, तो ये क्या कट गया यहाँ पर एक्स हैट, प्लस इसकी वजह से जो मेरा आया वो मेरा आया है माइनस साइन थीटा वाई हैट, प्लस अगेन कॉस थीटा एक्स हैट, प्लस साइन थीटा नीचे वाले की वजह से मेरे यहाँ आया है वाई हैट। ये कैंसिल हो गया, तो मेरे को बचा क्या टू डी ई कॉस थीटा एक्स हैट। ये मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया टू डी ई कॉस थीटा। तो इसे आप सिमेट्री से भी समझ सकते हैं कि जो ऊपर वाला भाग मैंने यहाँ जीरो कंसीडर किया, इसकी वजह से जो ऊपर वाले में क्या होता है एक सिमेट्री मिल रही है, देयरफॉर मेरे पास क्या आया ये टू डी ई कॉस थीटा आया। चलो ये तो मैंने समझ लिया कि टू डी ई कॉस थीटा यानी एक्स हैट मीन्स इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज वेरी फाइन। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी ई कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बिकॉज ये क्या है डी ई कॉस थीटा है, तो बेसिकली डी ई इज इक्वल टू, हैंग ऑन, मैं उसी डेफिनेशन में लेता हूँ के इंटीग्रल लैम्डा डी एल ओवर आर स्क्वायर आर हैट। अगर मैं यहाँ डी ई लिखूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ के लैम्डा टाइम्स ओवर आर स्क्वायर, और ये जो इंटीग्रेशन है वो आपका कट गया डी एल हैट आर हैट। तो ये आ गई मेरी चीज़ें सिंपल सा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ पर टू के। अब डी में क्या लिखूंगा, डी में लिखूंगा यहाँ पे लैम्डा टाइम्स टी एक्स हैट, ओके, ओवर आर स्क्वायर मेरा क्या था ये आर स्क्वायर, इससे इसके बीच की डिस्टेंस क्या है मेरा आर स्क्वायर है, और मेरे को मिल गया कॉस थीटा, और ये सब कुछ कहाँ मिल रहा है मुझे ई एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, तो ये एक्स और ये एक्स में फ़र्क है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ टू के इंटीग्रल, ओके। तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा इंटीग्रल कर दिया ये, बिकॉज आपको यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी इंटीग्रल आप लिख सकते हैं, ये मेरी गलती है आपकी, इंटीग्रल ऑफ डी ई, क्योंकि जो भी छोटे छोटे चार्जेस हैं आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एक बड़ा चार्ज मिलेगा, देयरफॉर मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया ई नेट इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन है, बहुत सारी चीज़ मैंने पहले अस्यूम कर लेता हूँ, ये गलत चीज़ है मेरी। सो ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा डी एक्स प्राइम ओवर आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब लैम्डा जो है वो थ्रू आउट द बॉडी हमारी सेम है, कई डिस्टेंस का कुछ चेंज हो नहीं रहा है, तो लैम्डा इज काइंड ऑफ अ कांस्टेंट, तो लैम्डा मेरा कांस्टेंट आ गया। अब जो मैं करने वाला हूँ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाला हूँ कि ये डी एक्स है, डी एक्स कहाँ है एक बॉडी में है, अब आर स्क्वायर, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आर को मैं इस आर को, सॉरी ये जो आर है मेरा इटैलिक आर है, आर स्क्वायर, क्या इस आर को मैं किसी तरह से लिख सकता हूँ कुछ अलग तरह से, तो आर को मैं लिख सकता हूँ ये ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये आर को मैं लिखूंगा दिस आर कैन बी रिटन एज एल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू एल स्क्वायर, मे बी सम काइंड ऑफ, ये मैंने लिख दिया एल ए, ओके, एल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सिंस स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब कॉस थीटा में क्या कर दिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरा क्या है ए है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे ए ओवर हाइपोटेन्यूज एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब देखो एक मैंने गलती कर दिया, बोलो कैसे, कहाँ गलती किया मैंने, यहाँ आप देख सकते हो आर स्क्वायर है, अब ये बोलो कि आपके ये जो आर है वो यहाँ से यहाँ है, एक एक्स डिस्टेंस पे आपने लिया है, ठीक, ये मैंने लिया एक्स डिस्टेंस पे, ना कि मैंने कुछ और तरह से लिया है, और एक्स डिस्टेंस पे आप क्या देख रहे हो इसकी जो पूरी लेंथ है वो एक्स है, ना कि कंप्लीट एल है,
समझे? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आर जो है वो आपकी कहाँ से है। तो ये जो आपने एस्यूम किया है कि ये एक्स नहीं होगा, बल्कि सॉरी एल नहीं होगा, ये एक्स होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप लिख रहे हैं जहाँ पे आप चार्ज काट रहे हैं। तो ये गलतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि एक्स होगा, और सिमिलरली ये भी एक्स होगा, बिकॉज ट्राइंगल आपका ये वाला ट्राइंगल अभी फॉर्म हो रहा है, ना कि आपको मतलब है कि पूरी रॉड की लंबाई कितनी है। चलिए इतनी गलतियों के बाद हम इसको लिख लेते हैं 2k लैम्डा इंटीग्रल ए डी एक्स हैट। डी एक्स हैट को हम डी एक्स हैट लिखोगे या फिर डी एक्स ही करने दो, बिकॉज ये डी एक्स को डी एक्स ही रहने दो। हमने ऑलरेडी एस्यूम कर लिया कि ये डी एक्स हैट है, तो ये भी एक्स हैट हो जाएगा, या डी एक्स कर लो तो ये डी एक्स हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ही घपला है ना, टीचिंग करने के लिए आओगे ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगेगा, कभी क्या नोटेशन कभी यूज़ कर लो, कभी क्या नोटेशन यूज़ कर लो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और ये ऑनलाइन जो टीचिंग होती है डिजिटल पेन में, वो बड़ी ही बोरिंग टाइप की होती है, दिखता तो कुछ है नहीं और ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ कर दिया हो। ओके, अब चैलेंज ये है क्या इंटीग्रल सॉल्व होगा। अब चैलेंज ये इंटीग्रल सॉल्व होगा कि नहीं, और प्लस हम जो कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो इसकी लिमिट्स क्या लेंगे, इसकी लिमिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लिमिट आप क्या लोगे। बिकॉज आप जो ये इंटीग्रेशन वो कहाँ कर रहे हो, वो आप सोर्स पे कर रहे हो, तो लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे। हमने पहले इसको इससे कंसिडर किया है कि 0 to L। ओके, क्यों? क्योंकि हमने ये जो 2 जो फैक्टर आया मेरा, वो 2 फैक्टर इसके सिमेट्री को लेके रख दिया, इसके सिमेट्री को उसने पहले ही अस्यूम कर लिया कि ये आपका क्या है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे कैसे दिखेगा ये वाला, ये दिखेगा कि एक तरफ आप 0 to L गए और एक तरफ आप गए -L to 0 गए, ये है ना जी लिमिट। तो अगर आपको लिमिट की समझ नहीं है तो मैं एक बार देता हूँ कि अगर एक इंटीग्रल 0 to L जा रहा है प्लस एक इंटीग्रल -L to 0 जा रहा है, ओके, तो आप या तो ये कर सकते हैं 0 to L प्लस इसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या जाएगा 0 to -L हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप प्लस भी ले सकते हैं, तो 0 to L और बना दो यहाँ प्लस, तो ये आएगा 0 to L, और ये आपकी बन जाएगी 0 to L। ओके, तो बेसिकली ये 2 आया, ये मेरा एक आर्ग्यूमेंट था कि मैंने कुछ नहीं किया, आई एम जस्ट क्लीन गाय, मैंने यहाँ पे कोई चीज़ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, मैंने बस ये अस्यूम कर लिया कि भाई आर एट का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन पे काम करेगा। ना ही मैंने -L बनाया, ना ही मैंने 0 बनाया, मेरा कुछ नहीं करना है, ना ही मैंने सिमेट्री का यूज़ किया। सारा आर्ग्यूमेंट, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये आपकी सिमेट्रिक है। अब मैं क्या जानता हूँ कि इंटीग्रेंट के अंदर जो चीज़ें हैं वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसको सुपरपोजिशन लगा दिया और मैंने ये देखा कि दोनों तरफ से क्या आ रहा है, दोनों तरफ से 2 आ गया, तो एडिशनल 2 की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप बोलोगे अब 0 to L आ गया तो अब ये 4 बना दो, दैट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग। तो आप एडिशनल एक और सिमेट्री लेके आ गए, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आ गई आपकी 0 to L। अब ये इंटीग्रेशन कैसे करें, तो इसकी इंटीग्रेशन की एक अच्छी ट्रिक है कि मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू ए, आई थिंक 10 अल्फ़ा, और ये जो अल्फ़ा है वो समथिंग डिफरेंट, ए तो हमारी कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, 10 अल्फ़ा इज योर वेरिएबल, तो डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा। ठीक है, डेट इज इंटीग्रेट, जस्ट मैंने क्या कर दिया, लैम्डा 0 to L का रहने दो, ए डी एक्स को आप ले सकते हैं ए सेक स्क्वायर अल्फ़ा, हैंग ऑन से, हाँ सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा ओवर एक्स का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर पर 3/2। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, तो ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2k लैम्डा 0 to L, यहाँ पे आएगी मेरी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ 2 कैंसिल, यहाँ आएगा मेरा ए क्यूब 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा विच इज सेक स्क्वायर अल्फ़ा, 2 कैंसिल 3 सेक क्यूब अल्फ़ा, तो ए स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, या क्यूब एक क्यूब कैंसिल हो गया, तो मेरे को क्या बचा, तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे 2k लैम्डा 0 to L, पीछे देखें ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो डी अल्फ़ा बचेगा यहाँ पे सेक अल्फ़ा, 2k लैम्डा 0 to L कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा। अब कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा क्या होता है, आप बोल रहे होंगे कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा क्या होगा, ये साइन अल्फ़ा आ जाएगा, साइन अल्फ़ा 0 to L। अब एक तो या तो फिर आप अल्फ़ा इस लिमिट्स को चेंज कर दो, तो मैं बोलूँगा मैं लिमिट को चेंज करने वाला हूँ नहीं, मैं क्या करूँगा साइन को ही चेंज करूँगा, तो मैंने क्या मान के रखा है 10 अल्फ़ा इज एक्स ओवर ए होगा, तो यहाँ देखो बड़ा बेहतरीन ट्रिक, 10 अल्फ़ा इज एक्स ओवर ए, तो साइन अल्फ़ा, तो ये क्या होगा पी ओवर बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, साइन अल्फ़ा इज
हाइपर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, गुड, 2k लैम्डा साइन अल्फा की वैल्यू होगी मेरी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बताओ यहाँ मेरा वेरिएबल क्या था, यहाँ वेरिएबल जो इंटीग्रेटेड था वो एक्स था, और इन सब की वजह से क्या होगा, एक्स अगर हटेगा तो हम लिमिट बैठाएंगे एक्स की जगह पे 0 और एल, तो बस मैं वही काम करने वाला हूँ, एक्स की जगह पे आप 0 और एल बैठा दो, 2k लैम्डा एल ओवर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ 0 बैठाओ यहाँ पे तो 0 रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिमांड था मेरा एक्स डायरेक्शन में 2k लैम्डा एल ओवर स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कुछ गलती हुआ क्या मेरे से? हाँ, गलती हुआ है ना, एक चीज़ छूट गया है। ये जो है तुम्हारा ए आएगा एक, तो ए आएगा तो यहाँ तो भाई ए आएगा ना। अब आप ये बोलोगे कि भाई आपने तो याद कर लिया, आपको कैसे पता चला यहाँ पर कि ए आएगा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर ए आएगा। चलिए मान लीजिए यहाँ पे ए नहीं था, तो यहाँ लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, मीटर्स या कुछ भी, तो एल होती है। स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों डायमेंशन, इन दोनों की डायमेंशन क्या है, लेंथ स्क्वायर है। तो इसका जब हम लेंथ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करेंगे लेंथ आएगा, ये लेंथ लेंथ कैंसिल हो गया मेरा, तो मेरे पास बचा क्या, ख़त्म। अगर 2k लैम्डा होता तो 2k लैम्डा होने का मतलब क्या हुआ, 2k लैम्डा होने का मतलब आपके पास क्या आया, जो रेक्टिफिकर डायमेंशन आएगा ये खत्म हो गया। लैम्डा की जो डायमेंशन है वो देख लेते, लैम्डा की डायमेंशन क्या होगी। अरे भाई साहब, लैम्डा का डायमेंशन डी क्यू ओवर डी एल। अगर डी क्यू को हम मान लेते हैं कि ये कूलम है, चलो ठीक है, कूलम ओवर लेंथ का डायमेंशन लेंथ, तो लैम्डा की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, कूलम लेंथ इनवर्स, ठीक है। तो अगर ये ए नहीं होता तो यह एल इनवर्स होता, ये तो कैंसिल हो जाता, तो ओनली एल इनवर्स। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल टू दी पावर -2, बिकॉज 1 ओवर एल स्क्वायर, यानी कूलम एल टू दी -2 होती है। अरे यार क्या कर रहा हूँ, हाँ मान लीजिए एल टू -2 होती है। तो इसीलिए मेरे को पता चल गया कि यह मेरे को ए आना चाहिए, तभी तो होगा कि ए क्या होगा, लेंथ हो गया, लैम्डा का क्या होगा 1/L हो गया, तो 1/L को मिल के मेरा एल स्क्वायर हो गया। तो ये एक तरीका होता है ये फिगर आउट करने के लिए कि जो आपने निकाला वो सही है कि नहीं। ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा ओवर ए एल बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, मान लो मेरे पास बुक नहीं होता तो क्या मेरे को पता चलता कि ये जो मैंने निकाला है वो सही है कि नहीं हुआ है। तो सिर्फ मैं डायमेंशन तो पता चल गया, डायमेंशन से तो आंसर सिर्फ नहीं आता, डायमेंशन से मिल गया कि हाँ भाई कुछ गलतियाँ थी, मैंने सुधार लिया। बट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये मैंने निकाला वो सही है या नहीं है। चलिए आइए इसे चेक करते हैं। E इज इक्वल टू 2k लैम्डा ओवर ए एल, अच्छा एल था क्या, यहाँ ये एल था, एल ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा एल तो क्या है मेरा, ये जो एल है मेरा वो है कंप्लीट डिस्टेंस। मान लीजिए कि हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड से ही, पर ये बहुत इन्फिनिट पे, मतलब ये क्या होगा, बहुत दूर निकालना है, इतना दूर कि यहाँ से हम सन देखेंगे। तो अगर आप यहाँ से सन से अगर आप अर्थ को देखोगे तो ये छोटा सा बॉल लगता है, बॉल लगता है ना, ये छोटा सा एकदम बिल्कुल बॉल सा लगता है। तो आपको पता है कि अगर छोटा सा बॉल लगेगा तो कूलम फोर्स क्या होता है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है, या E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होगा। तो मैंने मान लिया कि ए बहुत बड़ा है, ए टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक। और या फिर मान ली कि ए एल से बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, एल से अगर बहुत बड़ा है 2k लैम्डा ओवर ए, एल से जब ये बहुत बड़ा है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एल ओवर एल को कॉमन निकाल लूँगा ना, ए को कॉमन निकालूँ, मैं ए को कॉमन निकालूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा ए अगर कॉमन आएगा तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 1 प्लस एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा ना। अब अगर आप यहाँ करोगे तो एल बाई ए अगर करोगे तो ये क्या होगा, लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब ये 0.0000 बहुत छोटा आ गया। तो ये नेगलेक्ट कर देंगे, तो बचा कि एल बाई ए बचा, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 2k लैम्डा ओवर ए एल ओवर ए। क्या बात है, हाँ। तो ये मेरा क्या आ गया, आप देखो ये बहुत अच्छी बात है, तुम घबरा जाओगे यार ये क्या आ गया, कूलम लॉ तो दिख नहीं रहा है मेरे को, 2k लैम्डा टाइम्स एल ओवर ए स्क्वायर। आपको पता है कि लैम्डा जो है वो क्या है मेरा, ये चार्ज था ओवर डिस्टेंस, क्या था मेरा, चार्ज था ओवर डिस्टेंस। तो ये जो पूरा रॉड था वो क्या था, उसकी लंबाई की 2l थी, ठीक है, तभी तो एक निकलेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं k लैम्डा टाइम्स 2l यहाँ आ गया, तो मेरा क्या होगा q ओवर ए स्क्वायर। मतलब कि एक बड़ा जायंट की तरह काम करेगा,
E इज इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये क्या था, कूलम भी तो है। तो ये ऐसा दिख रहा है कि इस कहने का मतलब ये है कि अगर हम बहुत दूर चले गए तो ये दिख रहा है कि ये जो पूरा रॉड था वो यहीं था, ठीक है। और हमें कुछ पता नहीं कि इसका डायमेंशन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर चार्ज क्या था मेरा, क्यू था, क्यू चार्ज था। तो इस पर पूरा चार्ज मेरा क्या है, क्यू चार्ज है ओवर ए स्क्वायर। तो ये हमें पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल सही है, सही आई है, और ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सही बातें बता रही है। आप इस पर कुछ और भी खेल सकते हैं, आप इसे बाइनोमियल लगा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि अच्छा मेरे पास ये है और मेरा जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तब क्या क्या अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कीजिए और आपको एक अच्छा सा अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा। कि आप ये भी कर सकते हैं कि वहाँ पे ए जो है वो बहुत दूर नहीं है, कम ही दूर है, ए इज़ मोली ग्रेटर देन एल। तब आप क्या कर सकते हैं कि 1/√ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगेन ए बहुत बड़ा है तो ए को हम निकाल लेंगे, 1 + एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये स्टिल छोटा होगा, यानी कि एल ओवर ए छोटा होगा 1 से, बट ज़्यादा छोटा नहीं होगा। तो हम इसे बाइनोमियल कर देंगे, तो 1/a 1 - ½ 2l स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आप बोलोगे कैसे, तो 1 + x⁴n जो होता है वो फॉर्मूला होता है 1 + nx n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n-2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। हम ज़्यादा दूर जाना नहीं है। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब कि एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा ऑलरेडी, तो ज़्यादा मैं दूर जाने वाला नहीं। अगर ये एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऑलरेडी है, इसको मैं सेकेंड ऑर्डर पे लेके आऊँगा तो ये फोर्थ बन जाएगा, तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुल मिलाकर क्या बन जाएगा मेरा, 2k लैम्डा, देख लेते हैं एक बार, 2k लैम्डा ओवर ए स्क्वायर बन जाएगा यहाँ, ओवर ए स्क्वायर, यहाँ एल का एल रहेगा, 1 - ½ एल स्क्वायर बाई आई स्क्वायर। समझ में आया। तो पहला ऑर्डर तक अगर लैम्डा एल बाई ए स्क्वायर तो मेरा सही है, डायमेंशनल भी करेक्ट है। तो ये पहले बोल रहा है कि के अगर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहा है तो पहला जो है वो क्या आएगा, वो बोल रहा है कि कूलम की तरफ फॉलो करेगा, यानी कि पहला जो है वो ऐसा ही आएगा, है ना। बिकॉज लैम्डा इंटू 12 मेरे को मिल जाएगा क्या, कूलम वाला, लैम्डा इंटू 12 कूलम है। इस पर जो करेक्शन आ रहा है बिकॉज ऑफ फाइनाइटनेस, वो तुम्हारा क्या आ रहा है, 1/2 एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तुम्हारी करेक्शन आ रही है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी का। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ पे बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास डिस्क है वगैरह वगैरह, इन चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया क्योंकि बहुत सारी डिस्कशन थी। अगर पसंद आया तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक को ठोको, दबा के ठोको, और लोगों को शेयर करो। ठीक है, बाय।